की, भारत माता की, संजय टंडन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक लेखराज जी, आज जिस ढंग से आपको कंडक्ट करते देखा मैंने, ऐसे मैंने कभी कंडक्ट करते देखा नहीं आपको। अब मैं सोच रहा था कि एंड आई वाज टेलिंग योर सीनियर कोलीग्स, मैं क्या लगता है कोई सीनियर लॉयर नाल आज कुछ जड़ा ना कोई तो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सीनियर लॉयर ने इन्होंने बोलन नहीं देता, आज सारे अगे बिठा के इन्होंने कहा कि मैं ही बोलूंगा। So, very distinguished persons and friends on the dais, Mr. Mahajan, Kuldev Mahajan ji, Mr. Mahajan number 2, because every time you missed one Mahajan, Lakhanpal Sahab, a very old friend, and Chetan, me and Chetan has rather studied with my sister, and our fathers have also worked together in RSS, and our association goes back to almost as back as our birth time. And Suvir, jitna bhi kaha jaye kam hi hai. He is such a handsome and charming former president of your bar council. और यहाँ पर उपस्थित अब किस किस का नाम लूं और किस किस का नाम छोड़ूं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। घर भी वापस जाना है, तो घर के भी सब लोग हैं, और कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ तो जोड़ू का भाई एक तरफ। अब एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, तो भाई सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जब से चुनाव की घोषणा हुई और मेरे कैंडिडेचर की घोषणा हुई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कि जैसे रोलर कोस्टर होता है कि आदमी बस बैठ जाता है, उसके बाद वही चला रहा है जो चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहती हुई नदी में छलांग मार दी, अब पानी ले जाई जा रहा है जहां ले जाई जा रहा है। 20-20 प्रोग्राम्स एक दिन में हो रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं कई बार सुनने का मौका मिलता था वो बिठा के सुना भी रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सब लोगों ने ये 15 दिन में इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरे को उसको भरने का भी मेरे को जो है वो समय ही नहीं मिल रहा कि मैं उसको एक्नॉलेज कैसे करूं, उसको अप्रिशिएट कैसे करूं। कुछ लोगों को मेरे पे तरस भी बहुत आ रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो उसके साथ कुछ ऐसा सहयोग बना कि लोगों ने पिछले 15 साल में एक्सपेक्ट किया था कि अभी संजय टंडन आएगा, वो करते करते 3 इलेक्शन निकल गए, और इस बार वो सारा इकट्ठा प्यार जो पिछले 15 वर्षों का, वो मेरे को ये 15 दिन में देखने को मिला है। और मैं आपके माध्यम से मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मेरे को इतना सम्मानित किया है। चंडीगढ़ एक शहर, जब हम 69 में हम लोग यहाँ पर आए थे, तो एक शहर की नुहार एक डिफरेंट तरह की होती थी। हमारे सामने ये शहर होता था जो बोलते थे कि चिट्टियां दाड़ियां ते हरियां झाड़ियां। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको कहा जाता था कि यार रिटायर्ड बंदों का शहर है, और घास ऐसे ही उग जाती है, घास कोई काटता नहीं है, तो इसलिए इसको इस संज्ञा से बुलाया जाता था। ओवर द पीरियड चंडीगढ़
चंडीगढ़ का एक सिस्टम थोड़ा सा बदला और आपके सामने तो मैं मान सकता हूं कि अब उन चिट्टियां कमीजा ते कालियां पेंटा वाला शहर हो गया है। और आई थिंक जिधर देखता हूं, अभी मेरे को तो कई पद यात्राएं करनी पड़ रही हैं जो घरों के आगे से निकलता हूं, एवरी थर्ड हाउस के बाद एक बोर्ड दिख जाता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे वकील साहब सब जगह अवेलेबल हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एफर्ट करी गई कि वकीलों के साथ बैठकर हम लोग अपनी बात रख सकें, तो उसके लिए मैं लेखराज जी ने सबसे पहले ये बीड़ा अपने ऊपर लिया और मेरे को इतने लोगों से इकट्ठे बात करने का मौका दिया। मैं एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चंडीगढ़ के अंदर पिछले लगभग 20 वर्षों से वही मेंबर पार्लियामेंट बनता रहा है कि जिसकी सरकार दिल्ली में रही। 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी तो दोनों बार कांग्रेस के एमपी बने, 2 बार बीजेपी की बनी तो दोनों बार बीजेपी की एमपी रही। अब लगभग जो केंद्र का किसकी सरकार बनने जा रही है, हर तरह के सर्वे आपके पास आ चुके हैं और हर तरह की कैलकुलेशन देश के अंदर लोगों ने भी कर ली है। तो एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि आएगा तो मोदी ही। तो जब मोदी ही आएगा तो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं कि चंडीगढ़ से आएगा तो टंडन ही। तो एटलीस्ट हाले संतरी से बांध लें दो। तो मेरे को लगता है कि ये एक संयोग नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। आई थिंक चंडीगढ़ के लोगों को इस कैलकुलेशन के बारे में रीजनेबली पता होता है और यहाँ पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूंगा। इसको यार थोड़ा सा कम कर दो, ये थोड़ा। तो 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने पिछले लगभग 50 वर्षों में कम से कम 10-15 इलेक्शंस देखे होंगे। हर इलेक्शन के अंदर एक परमानेंट पॉइंट हमेशा होता था डिस्कशन का या किसी को चार्ज करने का। विपक्ष जो है वो पक्ष के ऊपर, जो रूलिंग पार्टी के ऊपर वो चार्ज करता था, एंड दैट पॉइंट वाज ऑलवेज करप्शन। आज जब से चुनाव की घोषणा हुई, चलो उससे पिछला भी चाहे लगा लें, आप अगर अखबार उठाकर देख लें, अगर टीवी चलाकर देख लें, आपको कहीं पर भी करप्शन का मुद्दा इवन ऑपोजिशन भी उठाती हुई कहीं दिख नहीं रही होगी। दिस इज अ मेजर चेंज विच मिस्टर मोदी हैज ब्रॉट इन द कंट्री। क्या होता था कि नदी गंदी हो सकती है, उसको साफ करने में समय लगता है, लेकिन जब झरना ही गंदा हो तो नदी का क्या कसूर मानेंगे। आप 2004 से 14 तक की सरकार के बारे में अगर सोचें, और अगर आप सोचें कि वो टेन्योर 10 इयर्स की यूपीए के राज की आप अगर याद करें, तो आपको कौन सी चीज याद आएगी? ऑल द टाइम स्कैम स्कैम स्कैम, ये आपके ध्यान में आएगा। फलाना घोटाला हो गया, इतना पैसा उसमें खाया गया, इतना इसमें, पता नहीं कितने लाख करोड़ उस समय वो भी याद करते थे फिगर्स को। अखबार वाले भी कहते थे कि यार एक स्कैम आया, उस पर थोड़ी स्टडी कर रहे थे, इतने में ही दूसरा आ गया, इतने में ही तीसरा आ गया, हम लोग करें क्या? और वो वाला टाइम अगर स्कैम के लिए जाना जाता था, तो मोदी जी का जो 14 से 24 का टाइम है,
ये स्कीम 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 के लिए जाना जाएगा। दिस इज द चेंज विच मोदी जी हैज ब्रॉट। किसी भी साइड का आप देख लीजिए, अगर कहीं ये कहा गया कि गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिए, 1971 में इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। इट रिमेन टू बी अ स्लोगन। अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने अखबार में या टीवी में देखा हो, जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, और उनके चेयरमैन ने एक इंडिया के बारे में एक इंटरव्यू दी और उसमें कहा कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार ने जो किया है, he said, I can't even imagine that this kind of thing is possible. आप अंदाजा लगाएं कि गरीबी की बातें किसी ने करी और इन्होंने उसको कैसे निकाल दिया। इसके कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं, एंड आप क्योंकि लॉजिकल कंक्लूजन वाले लोग हैं, इसलिए मैं लॉजिकल पॉइंट से आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। आप देखें कि 70 साल के अंदर बैंकिंग सिस्टम में 10 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुले, और 10 करोड़ जब खुले तो बैंकों के पास एक प्रॉब्लम होती थी कि बैंक कहते थे कि हम 10,000 रुपए से कम अगर बैलेंस होगा तो हम खाता बंद कर देंगे। आप में से पुराने लोगों को ये बात याद भी होगी। और गरीब लोग कहते थे मैं 10,000 रुपए स्पेयर नहीं कर सकता कि बैंक में रख दूं, उनके खाते बंद हो जाते थे। और ये 10 सालों के अंदर 52 करोड़ खाते खुले, और मोदी जी ने बैंक्स को कहा कि बैंक सिर्फ मनी लेंडिंग के लिए नहीं है, साहूकार के लिए नहीं है, बैंक्स गरीब लोगों की सेवा के लिए भी है। आप जीरो बैलेंस के ऊपर खाता खोलिए, चाहे एक पैसा भी कोई ना रखे, आप सबके लिए खाता खोलिए। तो जन धन योजना, जन धन की स्कीम एक वो लाए। अब इसका फायदा कहां हुआ? अभी थोड़े दिन पहले ये 52 करोड़ खातों के अंदर जो बैलेंस जो शो हुआ, वो 80,000 करोड़ उसके अंदर बैलेंस शो हुआ। ये हमारे गरीब लोगों की अमीरी है। अब जो भी अमाउंट आता है, आप देखेंगे, चाहे वो मनरेगा का पैसा है, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो जो डीबीटी स्कीम की पेमेंट आती है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की पेमेंट आती है, वो सीधा खाते में जाती है। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब मैं 100 रुपए देश में नीचे भेजता हूं, उसमें से 85 रुपए चोरी हो जाते हैं और 15 रुपए सिर्फ पहुंचते हैं। लेकिन इस मेथड से मोदी जी ने एश्योर किया कि अगर वो 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में सीधा जाता है, एक भी पैसा उसमें से चोरी नहीं होता। अब उसमें फर्क क्या पड़ा कि जो लोगों की जेबें भरती थी पहले, क्योंकि कैश में पैसा जाता था, वो हर चीज के अंदर कैश में जाता था, तो कैश पहुंचने वाले के पास कम पहुंचता था, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी उस समय के एक्नॉलेज किया। और आज वो पूरा पैसा पहुंच रहा है। तो जो बीच वाले लोग थे, जिसको बिचौलिया कहा जाता है, तो बिचौलियों का धंधा बंद हो गया। अब जिसका धंधा बंद होगा वो कुछ तो गाली देगा ना उसको। जब आप सुबह टीवी खोलें या रात को खोलें या सुबह अखबार देखें, तो आपको जो सबसे ज्यादा गाली देने वाला दिखता हो मोदी जी को, तो आप समझ जाना कि इसका कहीं ना कहीं धंधा पानी बंद हुआ। आप देखेंगे कि किस तरह से सिस्टम में से पैसे निकालने का काम किया। जो पैसे, जैसे ये जो न्यूज एजेंसी थी, जो नेशनल हेरल्ड का, अगर आप केस का एक पन्ना भी पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 80 करोड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में करने की कोशिश करी। आज वो सब लोग जो उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, वो सब बेल पे बाहर हैं।
और कुछ लोग जेल में भी हैं। तो ये चीज मैं करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसको मिटाने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम ने ये एक आगे कदम उठाया, और जो वो पैसा जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो यूज हुआ, आप अगर 80,000 करोड़ रुपया अगर बैंक में पड़ा है तो वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो यूज हो रहा है ना, पहले कहीं घरों में पड़ा होता होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि गरीब व्यक्ति के लिए आज हर घर के अंदर एलपीजी का कनेक्शन और एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया। जो पहले एटलीस्ट 12 करोड़ घरों के अंदर ये जहां नहीं था वहां पर पहुंचा, तो वहां पे धुएं के अंदर हमारे कोई बहनें या माँ या जो घर के कोई भी व्यक्ति वो धुएं में रहने के लिए ही वहां पर जी रहे थे। हमारे टाइम पे तो वो होता था, एक फूंकनी होती थी जिससे अंगीठी जलाते थे और धुआं जो है वो वापस रिकॉइल करके नाक में आता था। और वो 12 करोड़ लोगों को ये पहुंच गया, और आज वो अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को वो बेटर कर पाए। 10 करोड़ घरों तक टॉयलेट बना दिया गया। आप अंदाजा लगाएं, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जिन घरों के अंदर टॉयलेट ही नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट की बात करी थी, ही वॉज रिडिक्यूल्ड कि लाल किले से देखिए एक प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहा है। लेकिन आज जब उसके नंबर सामने आते हैं, मैं हिमाचल के प्रभारी के तौर पे मेरे को हिमाचल में कई जगह पर जाने का मौका मिला। एक छोटे से गांव में मैं गया और वहां पे उनके घर के पीछे जो टॉयलेट बना हुआ था, जब मैं वहां गया तो मैं देखा टॉयलेट के बाहर लिखा हुआ था इज्जत का घर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपने यहाँ पे इज्जत का घर क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने अपनी बिटिया को बुलाया, 10 साल की उनकी बिटिया थी, और उस बिटिया ने कहा कि अंकल हमारे घर में टॉयलेट नहीं था, मेरे को जंगल में जाने से डर लगता था, कई जंगली जानवर हैं, तो मैं तो कई बार खाना पानी भी अपना कम कर लेती थी कि मेरे को ज्यादा जाना ना पड़े। और आज मोदी जी की सरकार ने हमारे गांव में हर घर के अंदर ये भेजा है, तो मेरे को इज्जत महसूस होती है, तो मैंने पेन से लिख दिया कि ये इज्जत का घर। बात बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक स्मॉलेस्ट चीज को भी कैसे, हाउ यू कैन टच द लाइफ ऑफ समबडी, ये मोदी जी ने करके दिखाया। हमारे 18,473 गांव थे 2014 में, जिन गांव में बिजली नहीं आती थी। कितने साल हो गए, हमारे 65 बरस हो चुके थे देश को आजाद हुए, और इतने गांव के अंदर बिजली नहीं थी। अगर नंबर ऑफ रेजिडेंट्स लगाएंगे तो वो तो लाखों, हो सकता है करोड़ों में भी हों, लेकिन गांव में नहीं थी। He made it sure, he announced कि मैं 1000 दिनों के अंदर ये सारे गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। और एक गांव तो ऐसा था जो कि एक नदी के बीच में था, एंड देयर वाज सम कैलकुलेशन के कोई लगभग वहां पे 70-80 परिवार सिर्फ रहते हैं, और तार ले जाने का खर्चा जो है पानी के नीचे से जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं है, बहुत मुश्किल है कि उसमें उतना पैसा खर्चा जाए। बट मोदी जी सेड कि मैंने हर गांव को वायदा किया है कि मैं आप तक बिजली पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा व्हाट एवर इज द कॉस्ट। उन्होंने वहां पर भी पानी के नीचे से भी पाइपलाइन ले करके उस छोटे गांव तक भी बिजली पहुंचाई। आज हर गांव देश का ऐसा है जो बिजली में जहां पर पहुंची। अभी एक स्पेशल जल संसाधन मंत्रालय 5 साल पहले बना, क्योंकि एक रिसर्च में आया कि हमारे देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पानी का नलका नहीं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नोट
कि 12 करोड़ घरों को ये 5 साल के अंदर वहां